नमस्कार। आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार और मेरे साथ एनएससी के एमडी और सीईओ आशीष चौहान जी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सर, सबसे पहला मेरा सवाल रहेगा, जब भी ट्रेडिंग की या मार्केट में पार्टिसिपेशन की बात आती है तो सर दो राज्यों का नाम सबसे पहले आता है, सर, महाराष्ट्र और गुजरात। तो बाकी राज्यों की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए, भागीदारी बढ़ाने के लिए सर क्या कदम उठाए जा रहे हैं? महाराष्ट्र और गुजरात शुरू से ही ज्यादा स्टॉक मार्केट में निवेश कर रहे हैं। 1875 में जब बीएसई की रचना हुई थी, उसके तुरंत थोड़े समय के अंदर ही अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज की रचना हुई थी। तो वहां पर करीब 150 साल पुरानी एक प्रथा है और स्टॉक मार्केट में निवेश करने की, और स्टॉक मार्केट की जो कंपनियां उन्होंने देखा है कि वहां से अच्छा रिटर्न्स मिलता है। तो एक तरह से वहां पे जो लोग हैं वहां पे उनको स्टॉक मार्केट पे भी उतना ही भरोसा था जो पहले बाकी लोगों को कम हुआ करता था। आज क्योंकि एनएससी की वजह से ऑटोमेशन हुआ है और मोबाइल ट्रेडिंग भी अभी बहुत आगे त्वरित गति से बढ़ रहा है, तो मुझे लग रहा है कि अब ऐसा जो रीच का सवाल था या एक तरह से एक्सपोजर लोगों को नहीं मिलता था, वो अब नहीं है। और जो नई पीढ़ी है वो कहीं पर भी हो, गुड़गांव में हो, हैदराबाद में हो या कोचीन में हो, सभी लोग जो है वो एक तरह से स्टॉक मार्केट से परिचित है, अपने मोबाइल में उसको ट्रेडिंग करना चाहते हैं। और मुझे लग रहा है कि आज की जो नई पीढ़ी है, कई बार ये हो रहा है कि उनके जो पेरेंट्स है उससे ज्यादा कमा रही है और उनके पास बचत भी ज्यादा होती है। तो कई लोग जो है स्टॉक मार्केट में अब निवेश करने के लिए आगे बढ़े। इसलिए पिछले 3 सालों में करीब करीब 2.5 करोड़ जो निवेशक थे हमारे पास, 7.5 करोड़ बढ़े। और सभी राज्यों से, सभी डिस्ट्रिक्ट से आज एनएससी पे लोग निवेश करते हैं। तो मेरे पास जो निवेशक है मणिपुर से भी है और शिलोंग से भी है और हर जगह से, श्रीनगर से भी है। हर जगह से लोग आज चाहते हैं भारत के प्रगति में निवेश करना है। अपने जो धन राशि है जो बचत करके रखी है उसको वृद्धि करने के लिए भी स्टॉक मार्केट में लोग आगे आ रहे हैं। पूरे देश से जो पार्टिसिपेशन है वो बढ़ रहा है, सर। ठीक है सर, मेरा अगला सवाल आपसे ये रहेगा। सर, मैं ये जानना चाह रहा था, क्योंकि सब लोग अभी 2047 की बात करें, प्रधानमंत्री मोदी ने जो आह्वान किया है, लेकिन हम लोग अगर समझे सर कि अभी मौजूदा वक्त में जो मार्केट का पूरा कैपिटलाइजेशन है वो करीब 306 लाख करोड़ का है, यानी 3.7 ट्रिलियन डॉलर का, अगर मैं करेक्ट हूं तो। सर, आने वाले 5 सालों में सर आपको क्या स्थिति दिख रही है और इसके पीछे के रीजन? सर, नहीं, इन्हें आप देखेंगे कि जो कोई भी समाज एक तरह से समृद्ध बनता है तो वो टेक्नोलॉजी के आधार पे बनता है। और आज जो सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है विश्व में, भारत एक बड़ा केंद्र बन के उभर के आया। यूपीआई है, स्टॉक मार्केट्स हैं, जीएसटी है, कोविन है, ऐसी कई चीजें जो भारत ने एडॉप्ट करी है एक तरह से पब्लिक स्फीयर में, वो दूसरे कई देशों में नहीं हुई है। और जो लोगों की, आम जनता के हाथ में 4G मोबाइल्स हैं, उसकी वजह से भी एक दूसरे से व्यवहार भी बढ़ा है। और ओवरऑल जो टेक्नोलॉजी एडॉप्शन भारत के पास है वो कोई दूसरे देश के पास नहीं है। डेमोग्राफिक्स की बात करें तो चाइना एक तरह से ओल्ड हो चुका है और पिछले साल की तुलना में 2023 में चाइना में टोटल जनसंख्या कम हुई है, पहली बार हुआ है चाइना के इतिहास में। यूरोप ऑलरेडी ओल्ड है, जापान ओल्ड है, अमेरिका भी भारतीय जाएंगे तो यंग रहेगा। तो कहने का मतलब है कि जो देश युवा है और टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट कर सकता है, वो जो देश है आगे जाके धन और बनाएगा। 5 साल में हो सकता है, एक शॉर्ट टर्म फ्रेमवर्क है, बट 10-25 साल के अंदर भारत जैसा कोई ऐसा बड़ा इकोनॉमी नहीं है जो इतना जल्दी ग्रो हो पाएगा, क्योंकि हमारे पास हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है जो नहीं था। सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में हम आज एक तरह से वर्ल्ड लीडर है और सर्विसेज जो है वो हम केंद्र बिंदु है। सर्विसेज, सॉफ्टवेयर के, बीपीओ के, एआई के, सब जितने भी इवोल्यूशंस हो रहे हैं, जितने भी नई चीज आ रही है, उसमें भारत का एक बड़ा हिस्सा और भारतीयों का एक बड़ा हिस्सा रहता है। तो मुझे लग रहा है कि ये सब चीजों को देख करके अगले 5, 10, 25 सालों में भारत का एक अच्छी तरह से इकोनॉमी का भी ग्रोथ होगा, जॉब क्रिएशन हाईटेक में ज्यादा होगा और एक तरह से मार्केट जो इकोनॉमी को रिफ्लेक्ट करता है उसमें स्वाभाविक है कि अच्छा ग्रोथ आ सकता है। सर, मेरा अगला सवाल आपसे रहेगा कि टेक्नोलॉजी को मजबूत बनाने के लिए एक्सचेंज की ओर से क्या कदम उठाए जा रहे हैं? नहीं, एक्सचेंज जो है तरह तरह की चीजों के लिए उसको काम करना पड़ता है कि आपको हरदम निरंतर सर्विस मिलनी चाहिए, जहां पर 1 सेकंड के भी विलंब न हो या तो 1 सेकंड भी बंद न होना चाहिए। तो उसके लिए जो बैकअप
प्लान्स बनाने पड़ते हैं वो हमने बनाए हुए हैं। उसके ऊपर साइबर अटैक जो होते हैं उसके ऊपर भी कल भी सभी ने एक नया रेगुलेशन निकाला है कि एक्सचेंज के सीईओ ने एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, तो उसके ऊपर भी हमने बहुत अच्छा काम किया हुआ है पिछले एक साल में। तो ऐसी कई चीजें जो, और स्वाभाविक है कि वर्ल्ड की बेस्ट टेक्नोलॉजी हैविंग एक्सचेंज एनएससी है, तो उसमें हमको कटिंग एज रहने के लिए भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी करने पड़ते हैं और बहुत सारी नई चीजों को एडप्ट भी करना पड़ता है, क्योंकि वर्ल्ड में ऐसी कोई एक्सचेंज ही नहीं है जिसको हम एक तरह से देख सके। वो लोग हमसे अभी जो बड़ी बड़ी एक्सचेंज हम सोचते हैं कि भाई अमेरिका में या यूरोप में बड़ी होगी, उनसे हम कई गुना ज्यादा टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, कई गुना ज्यादा नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन करते हैं। तो स्वाभाविक है कि वो लोग हमें देखते हैं और उसकी वजह से हमें एक और मेहनत करनी पड़ती है। दूसरे को देख के कॉपी करना आसान होता है, खुद को आगे हरदम रहना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन इंडिया में उतना टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस है कि जिससे हम कर पा रहे हैं। एनएससी पे करीब करीब 1600 से ज्यादा की कंपनियां लिस्टेड हैं सर मौजूदा वक्त में। बहुत सारे इस तरह के सवाल आते हैं क्योंकि हमारे मार्केट शोज होते हैं सर, तो वो पूछना चाहते हैं कि इतनी सारी कंपनियां हैं, तो अगर किसी कंपनी में निवेश का चुनाव किया जाए तो किस आधार पे किया जाए सर, आप बता सकते हैं वैसे? नहीं, कंपनियों में निवेश जो करना है वो स्वाभाविक है कि आपको पता नहीं है, तो आपको निवेश करने के लिए कोई एक्सपर्ट की राह देखनी चाहिए और राय लेनी चाहिए। वहां पर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के होते हैं, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर भी होते हैं और म्यूचुअल फंड मैनेजर्स भी होते हैं, जहां म्यूचुअल फंड में आप निवेश कर सकते हो। लेकिन आपको उसके बारे में पढ़ने की इच्छा है तो कई वेबसाइट पे भी क्लास चलते हैं। एनएससी भी कई इन्वेस्टर अवेयरनेस सेमिनार करती है, उसमें आप जाके भागीदारी भी कर सकते हैं, आप उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। और पहले आपको पढ़ना पड़ेगा। जो कंपनी का खुद का मैनेजमेंट अच्छा हो, कंपनी की फाइनेंशियल हालत अच्छी हो और जो कंपनी की इंडस्ट्री आपको लग रहा है कि अगले 5 सालों तक ग्रो होगी और कंपनी का मैनेजमेंट ठीक है और कंपनी में कोई दूसरी चीजें गलत नहीं हो रही है, इकोनॉमी ठीक होने जा रही है या तो विश्व की जो इकोनॉमिक स्थिति अच्छी होने जा रही है, तो उस हिसाब से लोग निवेश करते हैं। लेकिन आपको उसके बारे में थोड़ी भी जानकारी नहीं है तो आपको मेरे हिसाब से किसी एक्सपर्ट की राह लेनी चाहिए। सर आखिरी 2 सवाल छोटे छोटे सर, आईटी और फार्मा फ्यूचर्स में ट्रेडिंग होते हुए हम कब से देख सकते हैं सर? नहीं, जैसे हम आईटी के लिए तो अप्लाई कर चुके हैं, निफ्टी आईटी के लिए। जब भी अप्रूवल आएगा तो उसके जो भी समय निर्धारित होता है उसके अंदर हम शुरू करेंगे। फार्मा का भी हम अब सोच रहे हैं कि कब उसका अप्लाई करना चाहिए और कैसे वो लोग उसको कैसा पसंद करेंगे कि नहीं, तो उसके बारे में रिसर्च चल रहा है। वो बाद में जब रिसर्च एक तरह से एक तारण निकलेगा तो उसके बाद हम सभी को अप्लाई करेंगे। सर आखिरी सवाल बहुत लोग आपसे पूछते हैं सर, वही एक सवाल है मेरा कि एनएससी की लिस्टिंग कब तक होने जा रही है सर? एनएससी की लिस्टिंग जो है अल्टीमेटली लिस्टिंग के 2 भाग होते हैं। एक तो इन प्रिंसिपल अप्रूवल होनी चाहिए और हमारे रेगुलेटर्स जो है सेबी है जो बाकी सब कंपनियों को भी आईपीओ के लिए अप्रूवल देते हैं। तो स्वाभाविक है कि जब रेगुलेटर कंफर्ट फील करेंगे तो उसके बाद हमें एक तरह से सूचना देंगे कि हम अब हमारा प्रोस्पेक्टस तैयार करके फाइल कर सकते हैं। तो एक बार अप्रूवल आती है तो उसके जो भी 6-8 महीना लगता है प्रोसेस कंप्लीट करने को, प्रोस्पेक्टस फाइल करके फिर उसका अप्रूवल। अप्लाई कर दिया आपने? नहीं, उसका अप्लाई किया हुआ था 2022 में मेरे ज्वाइन करने से पहले, लेकिन एक तरह से सेबी को उस समय एप्रीहेंशंस थे, उनको भय था कि एनएससी के अंदर जितने भी प्रोसेसेस वगैरह ठीक है कि नहीं। एक बार उनको कंफर्ट आती है कि भाई एनएससी ठीक से चल रही है, तब जाके वो हमें अप्रूवल देंगे।